दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के एक और कड़क डिसीजन के बारे में, जिससे जेएम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड जो है वो आपको हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन के दौरान गिरती हुई दिखे। तो हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या न्यूज़ है जिससे आपको इन दोनों शेयर के ऊपर जो है एक अच्छा खासा असर हो सकता है देखने को मिले। साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल्स उनके स्कैम्स क्या हैं और क्यों आरबीआई ने जो है इतना सख्त कदम उठाया है। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में होने वाली हैं। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेएम फाइनेंशियल्स के अभी तक का शेयर का परफॉर्मेंस क्या रहा है, और यही नहीं, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड का शेयर परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर मार्केट में जुड़ी सारी नई खबरों का हर कंपनी के शेयर्स पे क्या असर होगा उसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यही नहीं, मैं कंपनीज की बैलेंस शीट को आपके लिए सरल बनाता हूँ, चाहे वो क्वार्टर के रिजल्ट्स हो या किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट, वो सब आप तक मैं सरल भाषा में पहुंचाता हूँ। अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यही नहीं, साथ में नोटिफिकेशन को अलाउ करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरे हर नए वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, बिना देरदारी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरबीआई ने जो है वो आईआईएफएल फाइनेंशियल और जेएम फाइनेंशियल्स के ऊपर जो है बैन लगा रखा है। हम डिस्कस करेंगे कि वो बैन क्यों लगा रखा है, लेकिन अब जो है आरबीआई ने ये कहा है, क्योंकि उन्हीं के पुराने डिसीजन, जो कि बैन लगाने वाला डिसीजन था, उसी का आधा पार्ट था, वो ये कि वो अब एक स्पेशल ऑडिट जो है कंडक्ट करवाने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल्स और आईआईएफएल फाइनेंस से को लेकर, और उसी के लिए उन्होंने जो है टेंडर निकाला है। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या है कि आरबीआई ने जो है वो प्रोसेस चालू कर दी है जो ऑडिटर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की। अब क्या है कि अब इन ऑडिटर्स का जो काम है वो है कि इन कंपनी जो आईआईएफएल फाइनेंस और जो कि जेएम फाइनेंशियल्स प्रोडक्ट हो गई, इनके स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करेगी। मतलब नॉर्मल ऑडिट नहीं रहेगा, वो रहेगा एक स्पेशल ऑडिट। अब वो स्पेशल ऑडिट क्यों करेंगे? तो दरअसल दोस्तों, इसकी कहानी जो है आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल से जुड़े हुए स्कैम को लेकर है। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर स्पेशल ऑडिट होने कब वाला है। तो दोस्तों, इसके बिड जो है 8 अप्रैल तक जो है सबमिट होगी, और उस बिड के अगेंस्ट में जो है जितने भी ऑडिटर्स रहेंगे ऑनलाइन, वो अपनी बिड सबमिट कर पाएंगे। 8 अप्रैल के बाद में फिर 12 अप्रैल से जो है ऑडिटिंग स्टार्ट होगी इन कंपनीज़ की। तो भाई, अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर आईआईएफएल के साथ में ऐसी क्या स्कैम हो गया था जिसकी वजह से आरबीआई को जो है इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। वैसे तो खैर आपने न्यूज़ देखी ही होगी, लेकिन अगर आपको उसको सरल भाषा में समझना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए मौजूद हूँ। तो दोस्तों, आरबीआई ने ये कहा था कि अगर आप उनकी खुद की लैंग्वेज में देखें तो सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स वर ऑब्जर्व्ड इन द गोल्ड लोन पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। मतलब उनका कहना यह है कि भाई आईआईएफएल का काम क्या था। भाई आईआईएफएल का काम, जो मेन काम था, वो ये था कि गोल्ड लोन देना, यानी गोल्ड को लेना और उसके बदले में पैसे देना। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो गोल्ड लोन होता है, अगर आपको नहीं पता कि इसकी प्रोसेस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जो भी गोल्ड के लिए आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो उसका काम ये रहता है कि भाई उस गोल्ड के जो मार्केट की करंट वैल्यू है वो प्लस जो एनबीएफसी के जो चार्जेस रहते हैं उसको ऐड करके आपको जो है गोल्ड के बराबर का प्राइस जो है मिलता है। ठीक है। अब इसमें क्या, एनबी जो आईआईएफएल है उसने क्या किया, हाँ, उसके पहले आईआईएफएल ने क्या किया पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप वक्त रहते जो गोल्ड का आपको लोन के अगेंस्ट में आपको जो पेमेंट मिला है, ठीक है, अगर आप उस पेमेंट को वापस पे बैक नहीं कर पाते हो, तो जो बैंक होता है या जो कोलाटरल जो रखता है, जैसे इस केस के अंदर आईआईएफएल जो हो गया, वो क्या कर सकता है कि वो आपके इस गोल्ड को जो है वो नीलामी में रख सकता है। ठीक है, इसको ऑक्शनिंग कहते हैं। अब ये नीलामी जो है सार्वजनिक रूप से होती है, लेकिन यहाँ पर आईआईएफएल ने क्या किया कि 2023 में, ठीक है, करीब 82,000 अकाउंट्स को उन्होंने बताया कि भाई ये ऑक्शन में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। मतलब ये गोल्ड के अगेंस्ट में पेमेंट को पे बैक नहीं कर पाए, तो इनके गोल्ड को बेचना है। लेकिन उन 82,000 अकाउंट के अंदर 55,000 ऐसे अकाउंट थे जो कि जो उसमें जो क्लेमिश था, मतलब कि भाई इतना परसेंट गोल्ड, मतलब इतना ग्राम गोल्ड है इसमें और इसके अगेंस्ट हमने इतना रुपए दिए हैं, तो वो मिसमैच दिखा। वो आरबीआई को अपने पहले ऑडिट के अंदर जो है मिसमैच दिखा।
तो इसके चलते हुए आरबीआई ने जो है अपना सीरियस कंसर्न दिखाया कि भाई यार इतना ज़्यादा झोलझाल की 55,000 अकाउंट के अंदर ये झोलझाल है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी पाया है कि भाई जो गोल्ड का जो जो पैकेट था, ठीक है, उनका जो असेसमेंट होता है उसकी प्योरिटी और वेट को लेकर वो भी मिसमैच है। मतलब कि जो गोल्ड की प्योरिटी इन्होंने बता रखी है, जो मतलब हर गोल्ड का एक प्रोफाइल होता है दोस्तों, जैसे 24 कैरेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे तरह की जो प्रोफाइल्स होती हैं, किसी में इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और उसी के बेसिस पर उसको जो है पैसे मिलते हैं सामने वाले इंसान को। उसके अंदर भी आरबीआई ने पाया कि झोलझाल है, मतलब वो अप टू द मार्क नहीं है। और यही नहीं, इसके साथ में जो आईआईएफएल के ऊपर एक और जो इल्ज़ाम लगाया था आरबीआई ने, वो ये है कि भाई इन्होंने लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, मतलब चीज़ें छुपाई है। क्या चीज़ छुपाई है भाई? कि कितना चार्जेस एक्चुअल में कस्टमर के अकाउंट पे लगाया है, वो चीज़ें छुपा के रखते थे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से जो है आरबीआई ने जो है इसके ऊपर आईआईएफएल के ऊपर बैन लगाया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जेएम फाइनेंशियल्स की क्या गलती है। तो जेएम फाइनेंशियल्स की जो गलती आरबीआई ने बताई है वो ये बताया है कि भाई जेएम फाइनेंशियल्स ऐसे कृत्यों में इन्वॉल्व हुआ पाया गया है जिसके अंदर उन्होंने जो है सर्टेन ग्रुप्स ऑफ कस्टमर, जो उनके कुछ बहुत ही प्रेस्टीज कस्टमर्स थे, उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, अब ये लोन क्यों प्रोवाइड किया? उनको लोन इसलिए प्रोवाइड किया कि जो आईपीओज आ रहे हैं ना दोस्तों, जिसके लिए आप लोग जो बिडिंग प्रोसेस करते हैं, तो उन आईपीओ के लिए जो इनके जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको उन्होंने लोन दिया कि भैया आप इन आईपीओ में आप बेखौफ होके लगाइए, हम आपको पैसे फाइनेंस कर रहे हैं। अब देखा जाए तो भाई जो आप और मेरे जैसे आम इंसान हैं भाई, उनके पास में तो एक लिमिटेड फंड रहेगा, है कि नहीं? लेकिन इन लोगों के पास में तो अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग लोन का सहारा ले रहे हैं जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी से। तो इसी के चलते हुए जो है आरबीआई ने बोला कि भैया एक आम इंसान के मुकाबले अगर आपको किसी मार्केट के अंदर अगर आप किसी एक स्पेशल कस्टमर पूल को एडवांटेज दे रहे हैं तो वो मार्केट की पॉलिसीज़ के सख्त खिलाफ है। और इसी के चलते हुए जो आरबीआई ने आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल्स के लिए जो है स्पेशल ऑडिट बनाई, ये चेक करने के लिए कि भाई जो हमको पहली निगाह में जो ऑडिट करा था, हमने जो दिखा है, क्या वो वाकई में सही है या गलत है। दोस्तों देखिए, ये बात तो तय है कि आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके के कृत्य में इन्वॉल्व हैं। अभी तक मार्केट में जो इनके शेयर्स का जो मूवमेंट हो रहा था वो स्पेकुलेटिव मूवमेंट था, मतलब चीज़ों को अगर नेगेटिव न्यूज़ सुनी तो नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव न्यूज़ सुनी तो थोड़ा ऊपर पॉजिटिव के सर्किट लग गए। लेकिन अब जब ये रियल ऑडिट होगा ना दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा कि 12 अप्रैल से रियल ऑडिट होना स्टार्ट होगा इन कंपनीज़ का। तब आपको मार्केट में इनकी सच्चाई का पता चलेगा और तब जो है इनके शेयर्स में आपको भारी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब पहले तो ये बात कर लेते हैं भाई, अगर शेयर का मूवमेंट भारी देखने को मिल सकता है तो अभी तक इनके शेयर का मूवमेंट क्या चल रहा है। तो पहले आईआईएफएल को ले लेते हैं दोस्तों। तो आईआईएफएल ने आप जैसे देख ही रहे हैं कि अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 22 मार्च के दिन जो है इसने 0.83% की गिरावट दर्ज करी। लेकिन उसके पहले देखेंगे तो एक गिरावट तो बहुत टाइम से चली जा रही है, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो ये करीब 10% के नीचे हो चुका है। और अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो अभी तक ये अपना वैल्यूएशन का 45% लूज़ कर चुका है दोस्तों। मतलब जिन जिन लोगों ने भी इसमें पैसे लगाए हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अभी तक 45% अपना पैसा गंवा चुके हैं। अगर आप पूरे एक साल की बात करें तो ये अभी तक अपने पूरे साल का जो मार्केट प्राइस है उससे करीब 21% नीचे है। और अगर हम बात करें 5 साल की, तो 5 साल में जो है ये अभी भी 54% पर अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये करीब 13,000 करोड़ के आसपास की है। और अगर हम वहीं जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल ने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर दोस्तों करीब 4.5% के अराउंड अपना वैल्यूएशन लूज़ किया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर करीब 13% वो जो है अपने प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस थी इसकी इनिशियल प्राइस, उससे नीचे चल रहा है। ये 1 साल की अगर हम बात करें तो अभी भी इसने 24% जो है ये ऊपर चल रहा है। और अगर हम 5 साल की बात करें दोस्तों, तो 5 साल में करीब ये 21% जो है अपने जो इनिशियल प्राइस है उससे नीचे चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से आरबीआई ने अपने इनिशियल ऑडिट जो कंडक्ट किया है उसके अंदर आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल्स जो है उसमें कुछ ना कुछ झोलझाल तो होता हुआ उनको दिखा है।
अब ये स्पेशल ऑडिट वो इसलिए कर रहे हैं कि इस चीज़ को वो जो रिपोर्ट निकलेगी उसको सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर कर सकें। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि ये दोनों कंपनीज जो हैं नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं स्कैम में इन्वॉल्व है। और अगर ऐसी बात है तो दोस्तों 12 अप्रैल के बाद में जब इनका ऑडिट स्टार्ट होगा तो उसमें जब इनके रिजल्ट सामने निकल कर आएंगे तो आप तैयार रहिएगा कि ये दोनों, अगर ऑडिट क्लियर रहा तब तो भाई इनके प्राइजेस का मूवमेंट दोनों को आपको अच्छे से बूस्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर इनके कुछ भी इन्वॉल्वमेंट किसी गलत चीज़ों में पाया गया या इनकी बैलेंस शीट में जो है फंड छुपाए गए तो दोस्तों आपको यही मूवमेंट ऊपर जाने की जगह नीचे जाता हुआ दिखेगा तेज़ी से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये शेयर एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके की अगर जानकारी आपको मेरे हर वीडियो में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन दबा के आने वाले मेरे हर नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन रिसीव करना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।